प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज महनाजपुर आजमगढ़ की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, फिजिक्स के पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युतद्विध्रुव और वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को बताया था। आज हम लोग ये जानेंगे कि वैद्युतद्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इन तीनों स्थितियों के बारे में। तो वैद्युतद्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने इस पूरे हेडिंग को 3 भागों में बांट दिया है। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में। माने अगर ये आपका एक वैद्युतद्विध्रुव है, ये प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है, माइनस क्यू चार्ज से बना हुआ है, इसका मिडिल पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसकी लंबाई 2l है। तो इसके अक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, इसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी और किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको हम लोग निगमन करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाली जाएगी तो उसे हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलेंगे। निरक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति बोलेंगे। और जब किसी भी स्थिति अर्थात कोण के पदों में निकाली जाएगी तो उसे हम लोग व्यापक स्थिति का नाम देंगे। इस तरह से इन तीनों, ये पहला निगमन होगा, ये दूसरा निगमन होगा, हम उसका भी निगमन कर देंगे। 3 निगमन आज के वीडियो में होगा। यदि वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो मैं इन दोनों को ही कर दूंगा, इस तीसरे को दूसरे दिन अपलोड कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली केस इसमें से जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युतद्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा और इसके पहले जान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है और कोई स्थिति क्या होती है। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यह एक वैद्युतद्विध्रुव है, इसका मिडिल पॉइंट O है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। इसकी टोटल लंबाई 2l है। ये मध्य बिंदु से इसकी दूरी l और इसकी भी दूरी l। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, जरा इसको पहले समझते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यदि कोई बिंदु स्थित हो जाता है तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। माने इन दोनों आवेशों को मिलाते हुए एक रेखा ऐसे इधर की तरफ खींच दे, या इन दोनों आवेशों को मिलाते हुए इधर की तरफ रेखा खींच दे, तो ये रेखा और ये रेखा अक्षीय स्थिति हो गई। माने इन दोनों का अक्ष को आगे बढ़ा दिया तो ये अक्षीय स्थिति होगी। अगर इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं A B C D, यहाँ P Q R S, तो ये सारे पॉइंट अक्षीय स्थिति में स्थित कहलाते हैं। ये सब पॉइंट किस स्थिति में होंगे, अक्षीय स्थिति में। क्योंकि ये सीधी रेखा में पड़ रहे हैं। इसके सीधी रेखा में दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं वे सब के सब अक्षीय स्थिति में होते हैं। अब आइए जान लेते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति हम किसे बोलेंगे। तो जो वैद्युतद्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, इस मध्य बिंदु से जाने वाली तथा इसके लंबाई के लंबवत, मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा और इसके द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत जो रेखा हमें प्राप्त होगी, ये है, अगर इस पे कोई पॉइंट स्थित हो जाता है ऊपर चाहे नीचे, तो वह निरक्षीय स्थिति में कहलाया जाएगा। हम इसको गणित की भाषा में समझें तो अगर मान लीजिए ये x है, ये आपका y है, तो अगर इसको एक रेखा माने xy, तो xy का लंबवर्धक जो रेखा होगी, लंबवर्धक माने लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे सब के सब निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में कहे जाएंगे। तो ये यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहा था, किसमें, निरक्षीय स्थिति में। और अक्षीय स्थिति में आप देखेंगे तो वही कोण 0 अंश का बन रहा होगा। अच्छा, ये दोनों कैसे आपको समझ में आ गई होंगी कि निरक्षीय स्थिति में कब बिंदु होगा, अक्षीय स्थिति में कब बिंदु होगा। अब हम समझेंगे कि किसी भी स्थिति में कैसे होगा। तो मान लीजिए बच्चों कि हमारा यही फिगर है, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए, मान लीजिए हमारा पॉइंट P यहाँ, ठीक है,
तब तो ये पॉइंट अब न तो अक्ष पर है और न ही निरक्ष पर है, ठीक है ना, न तो अक्षीय रेखा पर है और न ही निरक्षीय रेखा पर है। तो हम इसको क्या करेंगे, और इसको मूल बिंदु से यहाँ से क्या करते हैं, मिला देते हैं, मूल बिंदु नहीं मध्य बिंदु से यहाँ से इसको मिला देते हैं और मान लेंगे कि इसके अक्ष से इसने कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया। तो जब हमारे पास कोण को देकर कोण और दूरी दोनों दे दिया, मान लिया यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है r और ये एंगल कितना है थीटा, तो अब इस स्थिति में जो बद्धछेद की तीव्रता निकाली जाएगी उसे हम लोग किसी भी स्थिति में बद्धछेद की तीव्रता बोलेंगे, इसे हम लोग व्यापक स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति से बच्चों ये स्थिति और ये स्थिति प्राप्त कर ली जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। अब आइए चलिए प्रारंभ करते हैं अक्षीय स्थिति में बद्धछेद की तीव्रता। तो आइए देखें, वह तो द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में बद्धछेद की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले ए बी एक द्विध्रुव लिया जाएगा, जिसके जो प्लस क्यू और माइनस क्यू अवश्य मिलकर बना है। इसकी टोटल लंबाई 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें बद्धछेद की तीव्रता की गणना करनी। इसके लिए आइए पहले चित्र में थोड़ा दूरियों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये O से A L दूरी और O से B भी L दूरी है, लेकिन हमने ये मान लिया कि मध्य बिंदु O से P की दूरी कितना है, R है। तो हमें आवेशों से बिंदु P की दूरियां चाहिए, माने धन आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है और ऋण आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले धन आवेश Q से बिंदु P की दूरी ज्ञात कर लेते। तो हमको देखिए चित्र में दिख रहा है कि O से P दूरी R है और O से A दूरी L है। हमें चाहिए AP दूरी, तो AP दूरी बराबर हो जाएगा कि ये OP दूरी माइनस OA दूरी, ठीक है ना। तो OP दूरी R है, ये दूरी L है, तो R में से L निकल जाएगा तो हमारी AP दूरी आ जाएगी, माने R माइनस L। और जब माइनस Q से हमें बिंदु P की दूरी चाहिए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, देखेंगे ये दूरी पूरा R है और ये दूरी कितना है L। इसका मतलब B से P की दूरी कितना हो जाएगी, ये R प्लस L हो जाएगी। इस तरह से दोनों दूरियों को देख लिया। और एक बात मान लेते हैं कि प्लस Q के कारण जो P पर तीव्रता बन रही है वो क्या है, EA, और माइनस Q के कारण जो P पर तीव्रता बन रही है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, EB। इसे थोड़ा ध्यान रखिए। EA क्या है, बिंदु A पर रखे धन आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर बद्धछेद की तीव्रता, और EB क्या है, बिंदु B पर रखे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित बद्धछेद की तीव्रता, ठीक है। अब जो मैंने चित्र को समझाने के लिए बात अभी बोला वो मैंने बोर्ड पर यहाँ लिखा है। क्या लिखा है, माना AB एक बद्ध द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2l तथा मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव कैपिटल K पराबद्धतांक के माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर बद्धछेद क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों EA निकालेंगे और फिर EB निकालेंगे। तो चूंकि हमें बिंदु P पर परिणामी बद्धछेद की तीव्रता निकालनी है, अतः बद्धक्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत बिंदु P पर निकाल करके परिणामी बद्धछेद की तीव्रता निकाल ली जाएगी, ठीक है। तो आइए और इसमें और आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने इसको क्या माना था, EA माना था। ये इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई E के भी रहेगा अपान। अब देखिए
ए से पी की दूरी कितना है, ए से पी की दूरी हमने मान रखा है आर माइनस एल, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी लिख देते हैं, किधर से किधर, ए पी की दिशा में, माने ए से पी की दिशा, ए से पी की दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई। अब बी से पी की दूरी कितना है, बी से पी की दूरी आर प्लस एल है, तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका भी डायरेक्शन सोच लेते हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि देखिए माइनस है और ये यहाँ पर प्लस है, और जो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है, या फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो चूंकि वैद्युत बल रेखाएं माइनस की रहती है, तो ये वैद्युत बल रेखा इधर आ जाएगी, माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से हो जाएगी, पी से बी की ओर, पी से बी की ओर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं जाके समा जाती हैं। तो अगर हम इसको ऋणावेश ऐसे माने तो वैद्युत बल रेखाएं आके इसी में समा जाएंगी, तो वैद्युत क्षेत्र का दिशा भी इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका किधर से किधर, पी बी की दिशा में, ठीक है। यदि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB इंटू कॉस, यहां पर देखिए थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है, वेक्टर ई और वेक्टर ई बी के बीच का कोण। तो देखिए ई माने ई ए का डायरेक्शन इधर की तरफ है और ई बी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, माने अगर उधर माना जाए ये दक्षिण साइड तो ये उत्तर साइड हो जाएगा, तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए क्योंकि थीटा की जगह हम लोग कितना लिखेंगे अब 180 अंश, और cos 180 अंश का मान कितना होता है -1। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस नहीं, इसका मान हो जाएगा -1, तो -2EA इंटू EB। अब आप देखेंगे कि ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB जैसा हो गया, इसका मान निकल के आ जाएगा अंडर रूट EA माइनस EB का होल स्क्वायर, और ये इसका मान आ जाएगा E इज इक्वल टू EA माइनस EB, ठीक है ना। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, EA और EB का जो मान है वह इस समीकरण में रख देंगे, EA का मान यह और EB का मान इस समीकरण में उठा के रख देंगे। ये व EB का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू, ई का मान था 1/4πε0 इंटू Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ के भी था 1/4πε0 के इंटू Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से देख लीजिए Q/4πε0 के कॉमन हो जाएगा, Q/4πε0 के हो गया कॉमन, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q/4πε0 के इंटू, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो r प्लस एल, r माइनस एल और दोनों का होल स्क्वायर। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला ये माने r माइनस एल के होल स्क्वायर काट देगा तो बच जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। थोड़ा इसे और हल करते हैं। E इज इक्वल टू Q/4πε0 के, और ये हो जाएगा आपका ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, सॉरी प्लस स्क्वायर माइनस, इसको डायरेक्ट कर देते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखिए सूत्र इसका होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, तो ये माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये भी माइनस, जो माइनस वाला था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू Q/4πε0 के, और ये हो जाएगा आपका 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, परंतु P बराबर Q इंटू 2L से, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L, तो उसको अरेंज कर देते हैं। E इज इक्वल टू Q/4πε0 के, और इसको मैं लिख दे रहा हूं कि Q, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ये वाला जो Q है इसको मैंने अंदर कर दिया Q, और इस 4 इंटू एल जो हमारे पास है इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2L, तो हो जाएगा 2L एक पुस्तक में, और मेरे पास बच गया अभी क्या 2r अभी बचा हुआ, और ये हो जाएगा क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये बच्चों देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया था, और ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं क्या, P इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो मैंने फिगर बनाया था उसमें जो हमारा पॉइंट P था, अगर वह मध्य बिंदु O से बहुत अधिक दूरी पर होगा, लिख देते हैं कि यदि बिंदु P बिंदु O से अधिक दूरी पर हो, तो जो हमारा r डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होगा, किसकी तुलना में होगा, L की तुलना में। L भाई बहुत छोटी दूरी होती है, लगभग एंगस्ट्रॉन के कोटि की दूरी होती है L, तो ये r जो है L की तुलना में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये r स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर
इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आर का मान एल की तुलना में बहुत बड़ा है, अर्थात एल बहुत छोटा है आर से। तो जब हम उसका वर्क करेंगे तो एल और छोटा हो जाएगा आर की तुलना में, इसलिए अब हम एल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को नगण्य कर देने पर माने एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, उसके जगह 0 लिख देंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P इंटू 2R अपान क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस, इसकी जगह तो हो जाएगा 0 का फिर होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये हो जाएगा अब आपका P इंटू 2R अपान R पावर 4, ये R से कट जाएगा तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R का क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस E की दिशा किधर होगी, क्या EA की दिशा में होगी या EB की दिशा में होगी। तो चित्र को मैं थोड़ा सा यहीं पर देखिए कर दे रहा हूं। ये हमारा था -Q, ये था आपका +Q, ये मिडिल पॉइंट वो था, यहाँ पर पॉइंट आपका P, ठीक है ना। तो चूंकि आपने देखा कि यहाँ A पॉइंट यहाँ B पॉइंट था, तो इधर की दिशा में कौन था, EA था, और इधर की दिशा में कौन था, EB था, है ना। तो अब ये मैटर करता है कि E का दिशा किधर होगा, E की दिशा किधर होगा। तो ये पता करने के लिए E की जो दिशा होगी, पहले तो आपको ये पता करना होगा कि EA का परिमाण अधिक है कि EB का परिमाण अधिक। तो आप देखेंगे कि इस माने Q से P की दूरी कम है, आवेश Q से बिंदु P की दूरी क्या है, कम है। तो जो तीव्रता होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो अगर दूरी कम है तो तीव्रता का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो EA का मान है वह EB से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी कम है, दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा होगी। अब अगर आप यहां से दूरी नापेंगे तो दूरी बढ़ जाएगी, जब दूरी बढ़ जाएगी तो तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब EA बड़ा है EB से, EA बड़ा है EB से। चलिए आइए देख लेते हैं कि गणितीय रूप से E की दिशा किधर होगी तो इधर ही की तरफ, लेकिन कैसे उसको जान लेते हैं। जैसे हम एक सूत्र हम मान लेते हैं कि माना जो हमारा परिणामी वेक्टर E है वह EA से थीटा कोण बनाता है। ध्यान रखिएगा, परिणामी वेक्टर EA की दिशा से कितना कोण बनाता है, थीटा। तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर B sin थीटा, B की जगह हो जाएगा आपका EB sin थीटा अपान EA प्लस EB cos थीटा। ऐसा फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 11 के वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था, मैंने सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ा था। दो वेक्टरों के बीच अगर दो वेक्टर है, उनका परिणामी पहले वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, तो पहले वेक्टर और परिणामी के बीच में कोण कैसे निकाला जाता है, वो इस सूत्र से निकाला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारा थीटा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे अल्फा कर लेते हैं, ये अल्फा कर लेते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं कि EA से वेक्टर परिणामी वेक्टर E की बीच का जो कोण था वो कितना था, थीटा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू EB वैसे ही रहेगा। हम लोग जान चुके हैं अल्फा क्या है, EA और EB के बीच का कोण है, EA और EB के बीच का कोण है। कितना था अभी चित्र में बताया था, 180 था, तो हो जाएगा साइन 180 बटे EA प्लस EB cos 180। तो देखिए आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 180 का मान हो गया 0, ये पूरा अंश 0 हो गया और हर का मान कुछ भी रहे 0 के अलावा, तो निश्चित रूप से इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब हो गया किसका मान आ गया, tan थीटा बराबर 0। tan कितने अंश का मान 0, तो tan 0 का मान 0, तो tan 0 अंश का मान 0। इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 0 अंश। ये बात जो हमने माना था कि EA से वेक्टर E का
दिशा ई से वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा है और वो थीटा कितना आ गया 0। इसका मतलब ई की भी दिशा ई ए की दिशा में होगी, क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण तभी 0 होता है जब रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं, दोनों किरणों की दिशा एक होती है। तो ई ए और वेक्टर ए के बीच का कोण 0 होने का मतलब है ई ए की दिशा में ही वेक्टर ए की दिशा है, या वेक्टर ई की दिशा वेक्टर ई ए की दिशा में होगी। तो ई ए की दिशा किधर से किधर थी, आप लिख सकते हैं इधर से कि ए से पी की, आप यहां लिख सकते हैं ए पी की दिशा में। बच्चों चूंकि बद्धक्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके बद्धक्षेत्र की तीव्रता को की दिशा को मैंने बताया। आशा करता हूं आपको समझ में भी आया हो। चलिए अब आइए देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वह वायु में रखा हो, तो वायु के लिए आप जानते हैं वायु के लिए क्या हो जाएगा k = 1 हो जाएगा। अब इस k की जगह 1 आ जाएगा तो आ जाएगा E = 1/4πε0 इंटू 2p/r। ये हो गया बद्धक्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब इसका सदिश रूप भी जरा देख लीजिए यहीं पर। सदिश रूप वेक्टर E = 1/4πε0 इंटू 2p वेक्टर p/r का, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q अवश्य मिलकर बनता है, तो p की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। आप जो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाए थे उसमें भी ए की दिशा माइनस से प्लस की तरफ थी, ए की दिशा, और ईबी की दिशा प्लस से माइनस की ओर थी। तो जो हमने अभी समझाया कि परिणामी बद्धक्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा किधर जा रही है, तो उत्तर आपने पाया ई ए की दिशा में। ई ए की दिशा मतलब निश्चित रूप से माइनस से प्लस की, तो ये भी आया। इसमें वेक्टर पी की दिशा में वेक्टर ए की दिशा हो जाएगी। इस तरह से बच्चों आपने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बद्धक्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन देखा। अब बच्चों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में बद्धक्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे और उसका निगमन भी करेंगे। तो आइए बच्चों देखें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल और इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उसके लिए बच्चों देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कैपिटल ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से जाने वाली एवं रेखा AB की लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P है, अर्थात यह बिंदु निरक्षीय स्थिति में होगा। किस पर होगा? रेखा AB के लंबार्धक रेखा पर स्थित एक बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और ये वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा यहाँ से O से P की दूरी स्मॉल r है और चूंकि इसकी लंबाई l है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √r² प्लस l²। उसी तरह से ये जो PB की डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा √r² प्लस l², ये हो जाएगा। अब थोड़ा चित्र से हम लोग दिशा को समझते हैं। कैसे? जैसे ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से बद्धबल रेखाएं निकलती है, तो जो बद्धबल रेखाओं का दिशा इधर हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर हो जाएगा। किधर? A से P की ओर, क्योंकि प्लस है, प्लस से बद्धबल रेखाएं ऐसे निकलती हैं ऐसे, ठीक है ना, प्लस वाले से, और माइनस वाले में ऐसे बद्धबल रेखाएं आकर समा जाती, ठीक है। तो प्लस वाले से बद्धबल रेखा उधर निकली है और ये माइनस है तो माइनस वाले पर बद्धबल रेखा इधर आई है, इसलिए इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने ये मान रखा है और इस माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो EB, इसकी दिशा P से B की ओर होगा, P से B की ओर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस बद्धबल रेखा आएगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा P से B की ओर होगी। अब माना कि इस EA और EB का
परिणामी वेक्टर ई है, जो ई की दिशा से थीटा कोण बनाता है। क्या करता है? ई की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आइए थोड़ा सा एक सदिश की बातों को देख लेते हैं। आपको पता होगा सदिश योग की त्रिभुज नियम में कि यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं पर प्रदर्शित किए जा सके, दिशा और परिमाण उनका न बदले, तो उनका जो परिणामी होता है त्रिभुज की तीसरी भुजा पर प्रदर्शित किया जाता है, जबकि उसकी दिशा उसके विपरीत होती है। कहने का अर्थ ये है कि यदि दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, दोनों वेक्टरों को आप किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं या क्रमागत भुजाओं को इस प्रकार शिफ्ट कर दीजिए कि उसका दिशा और परिमाण न बदले, तो उसका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा पर प्रदर्शित होगा या उसके द्वारा निरूपित होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक वेक्टर ये इधर है और ई भी इधर है, तो परिणामी अवश्य ही बी की दिशा में होगा या ए बी की दिशा में होगा। बात कंफर्म हो गई। इसका मतलब ए बी या बी के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं जो पी से जाती है, और इसी को हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर ई मान लेते हैं। अब वेक्टर ई, परिणामी वेक्टर ई से मैंने इसका कोण क्या मान लिया है? थीटा मान लिया। ये थीटा मान लिया है, तो अब चूंकि देखिए दो संगत रेखाओं में एक रेखा काट रही है, ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये थीटा तो ये थीटा। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? संगत एकांतर कोण से। देखिए ये ई वाला वेक्टर है और इधर मान लीजिए त्रिभुज बी का भुजा है और उसको ऐसे काटा है, तो ये वाला एंगल थीटा था, तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि कोणों को यहाँ व्यक्त कर दिया गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि वेक्टर ए और वेक्टर ई बी के बीच का कुल कोण कितना होगा? तो ये थीटा और ये थीटा मिलके 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? अब इस निगमन को करने के लिए सिस्टम में जो मैंने बात बताया है, यहाँ थोड़ा बहुत लिख के दिखाया है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू अक्षों से मिलकर बना है। यह कैपिटल के परावर्तन के माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी व लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मैंने चित्र को अब समझा दिया है, अब मुझे केवल निगमन करके बताना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम ई को निकालेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? ई बी को निकालेंगे, फिर उसका परिणामी निकालेंगे। ठीक है ना? अब थोड़ा ये बात भी ध्यान से देख लीजिए, चूंकि ए पी दूरी और बी पी दूरी बराबर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा ई ए, वह भी उतना ही परिमाण होगा जितना कि ई बी का है। कहने का ये मतलब ई ए का मान और ई बी का मान बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन आवेशों के परिमाण बराबर हैं और यहां से इनकी दूरियां भी, बिंदु पी की दूरियां भी बराबर है। तो चलिए वो तो अभी निगमन में सिद्ध हो जाएगा, देखते हैं। प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू क्यू बाई, अब यहाँ से इसकी दूरी जो है √r² प्लस l², अंडर में होगी, फिर इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये अंडर हट जाएगा, आएगा ई इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू क्यू बाई r² प्लस l²। ठीक है ना? अब इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो EB हो जाएगी
वो भी इतना ही होगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर का मान डी से पी तक, वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा √r² प्लस l²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा r² प्लस l², ठीक है ना। अब थोड़ा इसका मैं दिशा लिख देता हूँ, किधर होगा, इसका दिशा हो जाएगा पीबी की दिशा में, और इसका किधर होगा, इस वाले का, इसका होगा एपी की दिशा में, ठीक है। अब यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो इसका भी मान फिर से वही मैं उसी विधि से निकालता हूं, सदिश वाली विधि से, इक्वल टू √ EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB इंटू cos। अब देखेंगे कि वेक्टर E और वेक्टर EB के बीच का कोण कितना है, ये रहा E और ये रहा EB, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 2θ, यहाँ हो जाएगा आपका 2θ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जितना EA का मान है उतना ही EB का मान है, बस दिशाओं में अंतर है, तो इन दोनों के परिमाण क्या हो गए, समान हो गए। इसका मतलब जितना EA है उतना ही EB है। लिख देंगे कि, अब इधर लिख देते हैं, E इज इक्वल टू, यहां हम कुछ देर के मान लेते हैं EA बराबर EB, ठीक है ना। और इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए बच्चों x, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, लिखने में सुविधा हो रही है। E इक्वल टू √, अभी हो जाएगा x² प्लस x² प्लस ये हो जाएगा 2x² cos 2θ। अब E इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए कि यहाँ x² 2x² हो जाएगा, चलिए इसको कर देते हैं, 2x² प्लस 2x² cos 2θ। अब यहाँ से देखिए 2x² कॉमन हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा √ क्या, सॉरी 2x, आप इसको कॉमन कर सकते हैं, इसको √ 2x कॉमन हो जाएगा और बाहर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos 2θ, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2θ हो जाएगा। तो आप देख लेंगे कि E इज इक्वल टू हो जाएगा √2। अब हम क्या करते हैं, x का, ये जो x मैंने माना ना कि EA या EB के बराबर है, तो आप चाहे EA का मान लिख दीजिए चाहे EB का मान लीजिए, √2 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान r², मैंने वो r² प्लस l² इंटू √1 प्लस, अब देखिए बच्चों cos 2θ का हम फार्मूला रख देते हैं, ऐसा फार्मूला रखेंगे कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 cos² θ माइनस 1, पोस्टर में मैंने लिख दिया, क्या किया, cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ माइनस 1, इस सूत्र का यहाँ प्रयोग कर लिया, तो ये 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा √2 1/4πε0 के इंटू वहाँ पे क्या हो जाएगा
Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर थीटा, तो √2 ये 2 है, √2 होगा ही, ये का स्क्वायर थीटा फ्री हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, तो आएगा √2 cos थीटा, ठीक है ना। अब ये √2 है और √2 का हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा E = 1/4πε0 के ऐसा लिख देते हैं कि 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों हम लोग बाय फिगर कॉस थीटा का वैल्यू डिटरमिन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं चित्र से अगर हम इस त्रिभुज में देखें POA त्रिभुज में, तो हम यहाँ से cos थीटा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। cos थीटा = होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या हो जाएगा L और कर्ण का मान हो जाएगा √r² प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा का मान उठा के यहाँ पर रख दिया जाएगा, इसलिए परिणामी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता E = आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू ये 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान हो जाएगा L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी √। देखिए √, का मतलब होता है जैसे √x लिखा है, √x लिखा है तो इसका मान होता है x के पावर 1/2, ठीक है। तो इसके भी पावर 1/2 हो जाएगा और इसके पावर 1 है, चूंकि दोनों का बेस समान है तो ये गुणा होने के बाद जुड़ जाएगा। तो देख सकते हैं आप E = 1/4πε0 के इंटू 2Q अपान ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और सबके पावर 3/2। कैसे, जब 1 में आप 1/2 जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा, और ये मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ Q × 2L, ठीक है ना। ये 2 इसके साथ अरेंज कर दिया, क्योंकि Q × 2L का मान होता है P, वैद्युत द्विध्रुव का वह आघूर्ण बन जाएगा। तो अब हम परंतु यहाँ लिख देते हैं, परंतु P = Q × 2L से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E = 1/4πε0 के इंटू ये हो जाएगा P अपान, ये वैसे ही रहेगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सबके पावर 3/2। अब एक फिर से कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि L का मान बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, एंगस्ट्रॉम कोटि में होता है। अगर बिंदु O से बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर हो तो निश्चित रूप से R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा होगा। जब R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा होगा तो R स्क्वायर का मान L स्क्वायर की तुलना में तो और ज्यादा होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L बहुत छोटा है R की तुलना में, तो जब छोटी संख्या का आप वर्ग करोगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूं। हो जाएगा, लिख देते हैं कि यदि L स्क्वायर इज वेरी लेस देन, यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने पर, मैंने उसकी जगह 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E = 1/4πε0 के इंटू P अपान, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस L स्क्वायर की जगह तो 0 हो जाएगा, तो आएगा R स्क्वायर प्लस 0 सबके पावर हम 3/2 कर देते हैं। तो अब देखिए ये पावर इसको काट देगा तो आ जाएगा हमारे पास E = 1/4πε0 के इंटू P अपान, ये 2 से कट जाएगा तो R का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है।
अब इसका सदिश रूप भी हम यही लिख देते हैं, सदिश रूप वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 के वेक्टर P/R का, ये इसका सदिश रूप है। वेक्टर E की दिशा AB की दिशा में होगी। दिशा में होगी, ठीक है। कैसे होगी, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो भी वह निकल जाएगा। फिर से वही tan थीटा वाला आप सूत्र लगाओगे। तो यदि बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में रखा होता तो वायु के लिए क्या हो जाता, वायु के लिए वही k बराबर 1 हो जाता। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R³ आ जाता। ये वायु के लिए, ठीक है। इस तरह से आज हमने दो निगमन को जाना। अब आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कल हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने की तीसरी स्थिति लेके आएंगे, जो हम व्यापक स्थिति है, कल उसका निगमन किया जाएगा। धन्यवाद।